जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका ई कॉमर्स क्लास में स्वागत है। और आज अंतिम भाग चलेगा बैंकिंग का। इससे पहले हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के विषय में बहुत विधिवत जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद आज हम लोग सेंट्रल बैंक के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेंट्रल बैंक किसी भी देश का क्या होता है। ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, नाम बैंक, तो स्पष्ट है कि बैंक का जो भी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा है वो सब काम ये करता है। लेकिन ये सभी बैंकों से ऊपर होता है और इसका काम पूरे देश के स्तर पर होता है और हर देश में सेंट्रल बैंक होता है। तब ये सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, सबका मुखिया होता है। क्यों? अपने काम के आधार पर। तो करता क्या है? तो सबसे पहला उसका जो काम होता है वो होता है कि किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को ऑपरेट करना, मतलब चलाना। सीधी सी बात है। तो उस पर नजर रहेगा तो निश्चित तौर से वो उसको बताएगा कि कैसे चलाना है, कौन कौन से काम करना है, तो ये करेगा। अब मान लीजिए कि जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है किसी देश का, ठीक है, ऑपरेट हो रहा है। इस ऑपरेशन में कभी कुछ एक्टिविटीज अधिक हो सकती है, कभी कुछ कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कभी इन्फ्लेशन हो सकता है, कभी डिफ्लेशन हो सकता है। तब अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए ये भी कर लिया। कहीं कहीं पर स्पेशल जरूरत पड़ती है मॉनेटरी सिस्टम को संभालने के लिए। ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर से वो कुछ और करेगा, यानी उनको एक दिशा निर्देशित करेगा, उनको बताएगा कि किधर जाना है, किन किन लोकेशन पर विशेष ध्यान देना है। चलिए ये भी हो गया। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि स्मूथली सभी बैंकिंग सिस्टम, देश का मॉनेटरी स्ट्रक्चर सही ढंग से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि काम करते करते पता नहीं चलता है। बहुत से ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जो कभी अति उत्साह में भी काम कर सकते हैं या कम उत्साह में भी काम कर सकते हैं। तब उनको रेगुलेट करता है। तो आपने देखा मेरे इस बातचीत में मैंने 4 काम लिया। जैसे हमने कहा कि ये बैंक एपेक्स होगा, उस आधार पर हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा सेंट्रल बैंक का क्या है? एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन which operates, controls, directs and regulates the monetary and the banking structure of a country। जैसा कि मैंने बताया था, उसके काम के आधार पर हम ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल बैंक कह सकते हैं। जहां तक इंडिया की बात है तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, अब इस आधार पर जैसे कि मैंने कहा कि इसके काम से ही इसका पहचान है। अब हम उसका काम देखते हैं। तो नेक्स्ट वन आपका पॉइंट आ जाएगा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए काम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जैसा कि मैंने कहा था बहुत पहले और बार बार हम हमेशा अपने हर क्लासेस में कहता रहता हूं कि आप विजुलाइज करिए। चलिए, तो पहला काम है एज अ बैंक ऑफ इशू। अब इसका मतलब क्या हुआ है
कि सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक का सबसे पहला और मुख्य काम होता है करेंसी को इशू करना, विशेष रूप से करेंसी नोट्स को इशू करना, यानी प्रिंट करना और प्रिंट करके उसको मार्केट में ऑपरेट करना, चलाना, सीधी सी बात है। तो कैसे नोट निर्गत करता है, क्या क्या? तो मान लीजिए कि किसी भी कंट्रीज में या इंडिया में जितने भी डिनोमिनेशन का करेंसी नोट्स होता है, डिनोमिनेशन का मतलब हो गया कि जैसे 10 रुपए के नोट पे 10 लिखा हुआ है ना, उस नोट पे, तो 10 अगर लिखा हुआ है तो 10 क्या है? डिनोमिनेशन है, यानी 10 रुपए की बराबर की वैल्यू उस नोट में है, उस करेंसी में है। इस तरह से 1 रुपए को छोड़ करके इसके आगे 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की जो करेंसी नोट्स होता है वो सब सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई इशू करती है, प्रिंट करती है और फिर उसको मार्केट में चलाती है। तो ऐसे में प्रिंट करते समय, मार्केट में चलाते समय कुछ बातों पर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, और उसमें से अगर हम सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इशू के समय में 3 बातों पर विशेष ध्यान देता है, जिसमें से पहला है यूनिफॉर्मिटी। आप देखते होंगे जिस किसी भी डिनोमिनेशन का करेंसी नोट होगा, आप देखेंगे कहीं पर एक दूसरे में कोई फर्क नहीं आएगा, किसी भी तरह से, हर तरह से आप देखेंगे, चाहे उसके शेप, साइज, कलर, राइटिंग, हर तरह से यूनिफॉर्म मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि एक करेंसी नोट 100 रुपए का दूसरे वाले 100 रुपए की करेंसी नोट से अलग है, बिल्कुल नहीं। इस पर ध्यान देता है, यानी यूनिफॉर्मिटी। दूसरा है भाई, करेंसी नोट जब छापता है तो उस समय कितना छापेगा? क्या जब चाहिए जितना मर्जी उतना छाप देगा? नहीं भाई, ये देश की जरूरत के हिसाब से छपता है। इसका और भी प्रोसेस है, तो जरूरत के हिसाब से छपता है। तो इसका मतलब मान लीजिए कि देश को ज्यादा करेंसी नोट की आवश्यकता है, तो ऐसे कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की बात करें सेंट्रल बैंक, तो वो अधिक नोट छाप सकता है। कम की जरूरत पड़ेगी तो कम छापेगा, यानी वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। इसीलिए इशूइंग के समय में ये फ्लेक्सिबल रहता है। इसलिए दूसरा कंसिडरेशन हो गया इलास्टिसिटी। तीसरा है सेफ्टी। किस बात की सेफ्टी? अब मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई करेंसी नोट है, इसका मतलब क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रॉमिस के हिसाब से कह रहा है कि हम 100 रुपए के बराबर की वैल्यू हम दे रहे हैं, इसलिए उसके पीछे एक बैकिंग होती है इशू करते समय। पहले तो बराबर का होता था, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो गया है जब नोट छपता है। जैसे कि इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 करोड़ रुपए के बराबर गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख करके अब जितना नोट की जरूरत पड़ेगी उतना छाप सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एकदम बराबर का था। तो इससे क्या हुआ? इससे आपका जो वैल्यू है करेंसी नोट पर वो सिक्योर बना रहेगा, उसकी सेफ्टी है। वो प्रॉमिस करता है कि हम आपको इतना वैल्यू देंगे। इस तरह से कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी देश का 3 पॉइंट पर कंसिडरेशन करता है, ध्यान देता है। यूनिफॉर्मिटी फर्स्ट, सेकंड इलास्टिसिटी, और थर्ड सेफ्टी। बाकी के जो क्वाइंस हैं या 1 रुपए का करेंसी नोट, वो कंट्री का फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है।
चलिए, इसीलिए इसके सोल अथॉरिटी की वजह से, क्या सोल अथॉरिटी है? करेंसी नोट छापना और उसको चलाना, इसलिए इसको कहा जाता है एज अ बैंक ऑफ इशू। पहला मुख्य काम हो गया। दूसरा है एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तीनों काम करता है सरकार के लिए। बहुत ही सिंपल है। अब देख कैसे, अब सरकार के बैंकर के रूप में कैसे काम करता है। यानी सरकार का वो बैंक है, हमारा आपका पब्लिक का वो बैंक नहीं है। हाँ, बैंकों का बैंक है, बाद में भी देखेंगे, लेकिन सरकार का बैंक है। तो सरकार के बैंक किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहेंगे? तो आप इससे पहले देख चुके हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक तब कहेंगे जब मुख्य दो काम जरूर करे। पहला, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, और दूसरा लोन दे। दोनों काम करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ वो रिसीट भी एक्सेप्ट करता है, पेमेंट भी देता है। एकदम सीधी सी बात है, स्पष्ट। और ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को लोन देने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम बता रहे हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन में आता है, और क्वेश्चन में विशेष रूप से कहा जाता है मॉनिटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इसके मतलब देखिए क्या है ये। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट को लोन देता है। देखिए, जब भी बजट बनता है, बजट वाले चैप्टर में हम लोग स्पेशल डिटेल में पढ़ेंगे, यहां ज्यादा नहीं। तो जब भी बजट बनता है तो उसमें क्या देखा जाता है कि कमिंग ईयर में कितना खर्च होने वाला है और उसके लिए कितना पैसा देश जुटा सकता है। और अनुमान लगाने के बाद पता चलता है कि जितना हमारे पास इनकम होने वाला है, उससे ज्यादा खर्च होने वाला है। तो गवर्नमेंट पहले खर्च को देखती है, उसके हिसाब से पैसा इकट्ठा करना चाहती है, जितनी भी सोर्स हो। नहीं है तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है। तो ये लोन लेने का प्रोसेस है। तो पहला सबसे सस्ता, सबसे आसान प्रोसेस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब मान लीजिए 5000 करोड़ रुपीज के बराबर का डेफिसिट है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है, किससे? इनकम से। तो ऐसे कंडीशन में ये अपनी सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की बेसिस पर, क्योंकि लोन बिना सिक्योरिटी का तो होगा नहीं, बिना कोलैटरल का तो होगा नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके पास जो सिक्योरिटी होती है, उसी की बेसिस पर उतना नोट, उतने रुपए के बराबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देती है। तो कैसे लोन देती है? तो उतने के बराबर नई करेंसी छाप देती है, प्रिंट करती है और मार्केट में इशू कर देती है। इसे ही कहते हैं मॉनिटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। और ये एक प्रोसेस है क्या? लोन देने का। तो गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम भारत की बात करें, तो लोन भी देती है, और गवर्नमेंट की जितनी भी सरप्लस अमाउंट है उसे डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट भी करती है। इस तरह से आप भी एग्जांपल देख करके जब भी ये फंक्शन पूछेगा आप समझाएंगे। तो बैंकर का हो गया। दूसरा है एजेंट के रूप में। इससे पहले बारे में लेक्चर में बहुत अच्छी ढंग से हम लोगों ने पढ़ा था, एजेंट किसे कहते हैं। जो दो के बीच में काम करे उसे एजेंट कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं। चलिए ठीक है। तो एजेंट ग्रुप में कैसे काम करेगा भाई सेंट्रल बैंक? तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने की बात होती है, परचेज करने की बात होती है, तो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो आरबीआई जिसको भी सेल करे, जिससे भी परचेज करे, किसका है? किसका काम कर रहा है? गवर्नमेंट का। तो दो के बीच में गवर्नमेंट, ये आरबीआई है ना, गवर्नमेंट, और जिसको सिक्योरिटी सेल कर रही है सेलर, या जिससे परचेज कर रही है बायर। इस तरह से आरबीआई एजेंट का काम किया। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। एडवाइजर के रूप में जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, विशेष रूप से जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, या इस ढंग से कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, ऐसे कंडीशन में, या मॉनेटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट का, तो उसमें सेंट्रल बैंक सलाह देता है कि आप ये काम करेंगे तो आपका मॉनेटरी स्ट्रक्चर बैंक का
अच्छा रहेगा और बैंक का देश का विकास होगा। इस तरह से एडवाइजर के रूप में भी काम किया। तो आपने देखा कि मैंने सेकंड में सबका प्रूफ दिया, प्रूफ के साथ आप बताएंगे कैसे कैसे, जैसे मैंने बताया था। तो बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइजर के रूप में किसका, गवर्नमेंट का, इसने काम कर दिया। दूसरा भी काम हो गया। तीसरा कहता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे तो उस समय हमने आपसे डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक अपने पहले काम की वजह से जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम लोगों ने प्राइमरी डिपॉजिट कहा था, तो उसका एक पार्ट कैश के रूप में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेगा। ये कंपल्सरी है, जरूरी है, बाद में पढ़ेंगे क्यों। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि उतना पार्ट, यानी डिपॉजिट का एक पार्ट, अगर 100 रुपया एक्सेप्ट किया है कमर्शियल बैंक, तो उसका एक पार्ट माने 10 रुपया जमा रहेगा किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसीलिए इसको कस्टोडियन, धरोहर कहा जाता है किसका, कैश रिजर्व का, किसका, कमर्शियल बैंक का। एकदम सीधी सी बात है। बाद में यही कैश रिजर्व बहुत काम करता है, कभी कभी लोन देने के लिए भी सिक्योरिटी के रूप में भी काम कर जाता है, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोलर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करता है, जो बाद में देखेंगे। फोर्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक बात हम लोग अच्छे से समझ लें कि फॉरेन एक्सचेंज का रिसीट्स और पेमेंट का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रेड में। और फॉरेन एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में भी इसका अहम भूमिका होता है। उसी की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। तो भाई उसके पास रिजर्व होगा तब ना। तो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होता है सब किसके जिम्मा होता है, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मा होता है। और फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक भी वही मेंटेन करता है, इसलिए कभी जरूरत पड़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता भी है, सेल भी करता है, और इसके माध्यम से रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर लेता है। स्टॉक कम होता है तो खरीदता है, स्टॉक अधिक होता है तो बेचता है, तो बैलेंस बनाए रखता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। अब देखिए, मान लीजिए ये सबसे ऊपर बैंक है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, और 4 कामों के माध्यम से आपने देखा जो अंतिम काम था ना, रेगुलेट करना, ये एक, इससे पहले जब ये बहुत बाद में इसको रेगुलेशन को जोड़ा गया, उससे पहले केवल 3 ही काम को देखा गया, जिसकी वजह से एपेक्स कहा गया था। लेकिन रेगुलेशन की वजह से ये कमर्शियल बैंकों का सहयोगी भी हो गया। जैसे मान लीजिए कि बैंक का पहला काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कमर्शियल बैंक का, पब्लिक के लिए, और वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको बेकार अपने पास तो नहीं रखेगा ना, उसका इस्तेमाल करेगा इनकम को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो लोन देता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि उसके पास पैसा कम पड़ जाए, यानी डिपॉजिट उतना न हो, तो इसका मतलब इनकम नहीं कर पाएगा या कम कर पाएगा, तो बैंक ऑपरेट कैसे होगा। तो उसको लोन की आवश्यकता होती है। हर तरह से हर जगह मान लीजिए कोशिश किया लोन प्राप्त करने का और नहीं मिला उसे, तो अंततः एक ही जगह है, कौन सा, सेंट्रल बैंक। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। देखिए, अभी मैंने कहा था कि बीइंग एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी सभी कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट का एक पार्ट कैश के रूप में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जितने भी
इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है। एक सिंपल एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकाले, लेकिन आपका डेबिट कार्ड किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जरा सोचिए वो पैसा क्यों देगा? लेकिन ये इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ये होता है। अब हिसाब किताब मान लीजिए करना है महीने में या 6 महीने पर या साल भर पे, तो कैसे होगा? या तो एक दूसरे को ये लोग रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें काफी कठिनाई होगी, समय भी लगेगा। तो सबसे आसान और आराम और सस्ता उपाय होता है कि सबका कैश रिजर्व होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तब सेंट्रल बुक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है, उसी के थ्रू अपना जितना भी लेखा जोखा अकाउंटिंग होता है, लेन देन ट्रांजैक्शन होता है, ये सब वही क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। फिर से एक बार हम बता दें, आप देख रहे हैं रीजन के साथ हम लोग बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है और क्यों करता है। अब अंततः आ जाते हैं, जो सभी कामों से कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी भी काम में डिसिप्लिन न होना तो काम अच्छा नहीं होगा। हम लोग भगवान तो है नहीं। अब ह्यूमन बीइंग होने की वजह से कभी कभी आदमी विचलित हो जाता है, तो फिर से उसको रास्ते पर लाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो चाहे आपका जो भी एज हो, आपके पिताजी अगर हैं तो टोकेंगे, ए रुको, ऐसे नहीं ऐसे। फिर आप समझदार हो चुके हो जाते हैं उम्र के साथ, तो आप तुरंत सुन लेते हैं। छोटे उम्र के होते हैं, थोड़ी देर बाद सुनते हैं। इसी तरह से अंतिम काम है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर मान लीजिए कि पैसे का सर्कुलेशन बहुत अधिक हो जाए, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल से हम समझा सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में अभी आपके पास 100 रुपया है, तो आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप 100 रुपए के हिसाब से ही तो सोचेंगे ना, है ना? जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, आपको 2-3 आइटम खरीदना है, और ऐसे में जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से जब आप सोचने लगते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं क्या कि हमें 2 लीटर दूध भी लेना है, एक शर्ट भी खरीदना है, एक पेन भी खरीदना है। तो आप पूछते हैं क्या रेट है भाई? मान लीजिए जो भी रेट है उस रेट से आप परचेज कर लेते हैं। और कल को क्या हो जाएगा कि आपका इनकम 100 से 200 हो जाए, तब वही सोच आपको बदल जाएगा। तो जो चीज पहले आपको लगता था कि ये बहुत ही महंगा है, अब लगेगा कोई बात नहीं है भाई, इतना दे दो। ऐसे ही अगर सबके पास जितना पैसा पहले था उससे अधिक हो जाए सामान की तुलना में, तो इसका मतलब क्या कि सभी लोग, अधिकांशतः लोग एक ही सामान को खरीदने के लिए कंपटीशन कर देंगे, उसका भाव बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए देश में भी इस ढंग से अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, जो मनी सप्लाई हम लोग पढ़ चुके हैं, पब्लिक के पास जितना पैसा है, करेंसी है, ठीक है, वो अगर बढ़ जाए तो वस्तु का, सर्विसेज का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ, ये बेकार हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कौन दूर करेगा? सेंट्रल बैंक दूर करेगा। ऐसे कभी कभी हो सकता है कि बाजार में बहुत सामान है, आप जाएंगे यह कि सस्ते मिलेगा, क्यों? क्योंकि बाजार में पैसा नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में कंपटीशन तो सेलर्स के बीच में हो जाएगा ना। आप सब्जी मंडी में जाएं, सैकड़ों की संख्या में आपको वेंडर्स मिले, ठेलिया वाले, और ऐसे कंडीशन में 2-4 ही ग्राहक आएंगे, तो वो सोचते हैं ना कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। तो आपस में कंपटीशन करते हैं क्या? प्राइस को घटाने का, कि जल्दी हमारे बिक जाए, कुछ तो मिल जाए। तो पैसा जब बाजार में कम होता है तो ऐसे कंडीशन में कंपटीशन हो जाती है बेचने वालों के बीच में, और प्राइस घट जाता है। तो दोनों खतरनाक है। अगर बहुत ज्यादा पैसा भी हो गया बाजार में तो भी ठीक नहीं है, और बहुत कम हो गया तो भी ठीक नहीं है। और इन दोनों स्थिति को बैलेंस करने का जो काम होता है उसे कहते हैं कंट्रोलर। और कौन है? सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी सप्लाई को
कंट्रोल करता है और साथ साथ क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। जो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट क्रिएशन भी बहुत बड़ा हेल्प करता है पैसा बढ़ाने का और पैसा घटाने का, ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो सेंट्रल बैंक, अगर इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो उसकी क्या क्या मेजर्स हैं, स्पेशली 2 उपाय है इसके पास, एकदम याद हो जाएगा आपको। 2 उपाय है जिसमें से पहले उपाय को कहते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, ये पहला उपाय है। अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, तो अधिकांशतः बच्चे उसके मेजर को बता देते हैं। नहीं, वो पूछता है क्या, पहले तो परिचय दीजिए ना भाई। तो परिचय क्या है कि ऐसा कोई भी उपाय जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई लगाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि मनी सप्लाई की वॉल्यूम प्रभावित होता है। बात समझ में आ रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी इतना से इतना हो जाए या इतना से इतना हो जाए, ये प्रभावित हो, तो ऐसे किसी भी उपाय को, किसी भी मेजर को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। अब देखिए कैसे कंट्रोल करता है, एक एक उपाय को लेके चलते हैं। अब इसमें से अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक है, नहीं तो एक साथ भी पूछ सकता है, चाहे जैसे पूछे, ये बाद में डिस्कशन किया जाएगा। पहले आप देख लें, एक एक को पहचान लें। तो पहला जो उपाय है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में, वो है बैंक रेट पॉलिसी। पहले हम समझ लें कि बैंक रेट किसे कहते हैं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो आपको बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। वैसे ही जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंकों को ऊपर क्या है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है। तो ऐसे कंडीशन में कमर्शियल बैंक को भी लोन की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट लेता है ना, तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक लोन लेने जाए, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए, किससे, सेंट्रल बैंक से, अगर इंडिया है तो आरबीआई से, तो उसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही बैंक रेट कहते हैं, एकदम सीधी सी बात। अब हम देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि बैंक रेट कैसे मनी सप्लाई को कम या अधिक करने का हेल्प करेगा। मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई अधिक हो गया, और अभी मैंने बताया था कि मनी सप्लाई अगर अधिक हो जाता है तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को इन्फ्लेशन कहते हैं। और अधिकांशतः पहचानने का तरीका यह है कि सभी वस्तुओं का, सभी सेवाओं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि अधिकांशता के परचेजिंग पावर से बियॉन्ड चला जाता है। इसीलिए इसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो कभी कभी अधिक पैसा होना भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल बैंक का रोल है क्या, कि अगर पैसा ज्यादा होने की वजह से सभी वस्तुओं का भाव बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो पैसा को कम कर दिया जाए, प्राइस कम हो जाएगा। अब यही काम करेगा। अब देख कैसे, तो बैंक रेट को ही बढ़ा देगा। अब बैंक रेट को बढ़ाएगा तो ऐसे कंडीशन में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम पैसा लोन लेगा, क्योंकि अधिक अगर लोन लेगा तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काफी ज्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसे बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट बढ़ाएगा ताकि कमर्शियल बैंक कम पैसा उधार ले, किससे, सेंट्रल बैंक से, तो उसके पास कम पैसा रहेगा, तो लोगों को लोन भी तो कम देगा। तो लोगों को लोन जब कम देगा तो मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाएगा। बस पैसा कम हो गया तो ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी गुड्स के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, समस्या दूर। इसी का उल्टा हो जाए कि मार्केट में अगर पैसा कम है ना, वस्तुओं का मूल्य बहुत कम है, तो पैसा अगर कम है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप पैसा बढ़ाना होगा ना, तो पैसा कम है तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को।
तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में वो पैसे को बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, बैंक रेट को ही कम कर देगा। अब लोन लेना कमर्शियल बैंक के लिए सस्ता हो जाएगा। कमर्शियल बैंक अधिक पैसा लोन लेगा किससे, सेंट्रल बैंक से। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की क्षमता है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो मार्केट में अधिक पैसा हो जाएगा। तो जो डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है वो अपने आप दूर हो जाएगा। यानी अब सबके पास पैसा हो जाएगा कि आप सामान खरीद सकते हैं। अब सेलर्स को पछताना नहीं पड़ेगा कि अरे यार सामान औने पौने दाम में ही बेच के चले जाए, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। चलिए, दूसरा है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये उपाय, सब उपाय चल रहा है, मेजर चल रहा है। कौन सा, क्वांटिटेटिव। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। अब देखिए, रेपो रेट भी बैंक रेट की ही तरह है, यानी ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है ना। किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कब, जब कमर्शियल बैंक लोन ले उसके ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म का लोन होता है, कम समय के लिए जब लोन ले उस पर जो इंटरेस्ट इंपोज करे उसका नाम होता है रेपो रेट। एकदम सीधी सी बात है। अब ऐसे कंडीशन में रेपो रेट का भी वो हेल्प ले सकता है। रेपो, मान लीजिए कि मनी सप्लाई अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में रेपो रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म में जो लोन लेता है ना, लोन लेने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अब बाजार में अधिक पैसा नहीं जा पाएगा। तो जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का यानी महंगाई का है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का उल्टा, पैसा कम है यानी डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ाएगा। तो ऐसे में क्या करेगा, रेपो रेट का दर कम कर देगा। तो शॉर्ट टर्म में कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए ज्यादा उत्साहित हो जाएगा, ज्यादा लोन लेगा। ऐसे कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा करेगा, बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम डिफ्लेशन दूर हो जाएगा। चलिए, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स के नाम से उल्टा है। यहां उल्टा है, यहां कमर्शियल बैंक लोन देता है किसको, सेंट्रल बैंक को। ठीक है ना, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पर लोन लेगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और देगा कौन, कमर्शियल बैंक। अब इसको खाली काम के हिसाब से सुनिए, तुरंत याद आ जाएगा। तो मान लीजिए कि मार्केट में पैसा अधिक है यानी इन्फ्लेशन है। अब देखिए इसका कैसे इस्तेमाल करेगा, किसका, रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब जैसे ही बढ़ा देगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सभी कमर्शियल बैंक अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सेंट्रल बैंक को लोन देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रिवर्स रेपो रेट बहुत हाई है। और दूसरी बात, वो एक बात से निश्चिंत हो जाए क्या कि हमारा पैसा आरबीआई में जा रहा है, सेंट्रल बैंक में जा रहा है, तो सुरक्षित भी है। तो अपने आप कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा हमें और आपको लोन देने के लिए, बस पैसा कम हो गया, इन्फ्लेशन दूर हो जाएगा। इसी का उल्टा कर दे, रिवर्स रेपो रेट को घटा दे, घटा देगा। सब सोचेंगे नहीं यार वहां पैसा लगाना ठीक नहीं है, हम भाई आरबीआई को अब लोन नहीं देंगे, बल्कि हम पब्लिक को लोन देंगे। बस में आ गया, तब पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा और डिफ्लेशन दूर हो जाएगा। ये रहा दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले ये देखिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। खुले बाजार में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज की सेलिंग और परचेजिंग करे कौन, सेंट्रल बैंक, तो इस ऑपरेशन को ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, एकदम साफ साफ। अब इसका इस्तेमाल देखिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और परचेजिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये
आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है। सवाल है कौन खरीदेगा? कमर्शियल बैंक खरीदेगा। क्या दे करके? जो उसके पास पैसा है वो दे करके। और यदि समस्या इन्फ्लेशन का है तो ऐसे कंडीशन में अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है, कमर्शियल बैंक खरीदता है और पैसा दे करके, तो अपने आप कमर्शियल बैंक के पास फंड कम पड़ जाएगा, पैसा कम पड़ जाएगा। किस लिए? लोन देने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए। तो इन्फ्लेशन दूर हुआ कि नहीं? बिल्कुल दूर हो गया। और इसी तरह से अगर वो परचेज करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब मनी सप्लाई बढ़ाना हो। तो परचेज करेगी किससे? कमर्शियल बैंक से। तो उसको क्या देगी? पैसा देगी। तो कमर्शियल बैंक के पास फंड बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ऐसे कंडीशन में लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा, तो डिफ्लेशन का प्रॉब्लम दूर हो गया। ये रहा किसका इस्तेमाल? ओपन मार्केट ऑपरेशन का रहा। नेक्स्ट है और अंतिम है इस फर्स्ट का, वह है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है मतलब कानूनी। कौन कौन? दो होता है। एक है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यही दो इंस्ट्रूमेंट है किसका? सेंट्रल बैंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो CRR फिर से एक बार बता दें। ये प्राइमरी डिपॉजिट का वो पार्ट कैश के रूप में है जो कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के पास जमा करता है। इसलिए इसके कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कितना होता है ये तय करता है कौन? आरबीआई तय करता है। जैसे इस समय की रेट कहें तो 4.5 है, यानी 4.5% अपने डिपॉजिट का वो कैश के रूप में जमा करेगा किसमें? आरबीआई में। चलिए इसका भी परिचय देंगे, एसएलआर का। अब अपने प्राइमरी डिपॉजिट का एक पार्ट और जैसे 4.5% तो कैश के रूप में जमा कर देगा किसमें? आरबीआई में। दूसरा है कि अपने प्राइमरी डिपॉजिट का एक पार्ट लिक्विड एसेट्स के रूप में वो अपने पास रखेगा। लिक्विड एसेट्स में कैसे? जैसे कैश के रूप में भी अपने पास रख सकता है, गोल्ड के रूप में रख सकता है, सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकता है। इसे हम लिक्विड एसेट्स क्यों कहते हैं? जब चाहे तब आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, इसीलिए इसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट का एक पार्ट लिक्विड एसेट्स के रूप में कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे इस समय अगर इंडिया की बात करें तो 18% है, 18% है। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और इस हथियार को इस्तेमाल करेगा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। चलिए हम एक एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई अधिक है ना, इन्फ्लेशन है, मतलब सभी वस्तुओं का, सभी सेवाओं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है। तब सीआरआर का हेल्प कैसे लेगा और इसके थ्रू कैसे कंट्रोल करेगा? तो ऐसे कंडीशन में अगर सीआरआर को बढ़ा दे, मान लीजिए इसमें 4.5% है, उसको सीधे वो 6.5% कर दे या 8.5% कर दे या 9% कर दे, कुछ भी कर दे, अधिक कर दे। तो मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी डिपॉजिट का अधिक पार्ट कैश के रूप में आरबीआई में जमा हो गया। तो भाई लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास अपने आप पैसा कम बढ़ गया। लोन कम देगा तो पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया इसका मतलब क्या कि ऐसे में गुड्स की प्राइसेस भी कम हो गई, इन्फ्लेशन कुछ कम हो गया या दूर हो गया। इसी का उल्टा कर दे तो डिफ्लेशन दूर हो जाएगा। इसी तरह से एसएलआर का भी इस्तेमाल करेगा। मनी सप्लाई अगर अधिक है तो ऐसे कंडीशन में जो एसएलआर का है, मान लीजिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो 18% है, 18 से 26 कर दे, 28 कर दे। इसका मतलब क्या कि अधिकांशता उसका प्राइमरी डिपॉजिट का पार्ट अपने पास ही रिजर्व रखेगा। तब ऐसे में उसके पास लोन देने के लिए पैसा कम पड़ जाएगा।
ठीक है, तो इन्फ्लेशन दूर हो गया, और इसी का उल्टा करेगा तो डिफ्लेशन दूर हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ किसका? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स का। दूसरा है इसका, मैंने कहा ना इसके दो ही भाग है, एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। तो सबसे पहले इसको भी आप बताएंगे कि कैसे हम कहेंगे किसी भी मेजर को कि क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर है या सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर है। तो यदि कोई भी ऐसा उपाय सेंट्रल बैंक का, इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका इस्तेमाल, उस उपाय का, उस हथियार का, उस टूल का इस्तेमाल करने की वजह से मनी सप्लाई का रुख, दिशा चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, वॉल्यूम नहीं, है ना? क्यों? डायरेक्शन क्या होता है? एक क्वालिटी होती है, एटीट्यूड होता है, इसीलिए इसे क्वालिटेटिव कहा गया है। तो मनी सप्लाई की दिशा चेंज हो जाए, उसका लोकेशन चेंज हो जाए, ऐसे किसी भी उपाय को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे और इसी ढंग से आंसर भी आपको लिखने चाहिए, चाहे वो आपका एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। अब उसमें उपाय लेके चलते हैं। तो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि कमर्शियल बैंक जब भी लोन लेगा तो ऐसे थोड़ा है कि कोई गए भाई देखो भाई हमको 1 करोड़ रुपया लोन चाहिए, दे देगा? नहीं, दे दिया वो भाग गया लेके तो बैंक तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तब हम लोग पढ़े थे, समझे थे कि उसके एवरेज में, बदले में उसे कोलेटरल यानी सिक्योरिटी यानी ऐसी कोई संपत्ति उसको दिखानी पड़ेगी, भाई जमा करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और कमर्शियल बैंक के पास रहेगा, उसी को धरोहर मान करके और वो आपको लोन देगा। ये तो आप जानते हैं ना, बिल्कुल सही है। तब मान लीजिए कि आपको 100 रुपया लोन चाहिए, तो 100 रुपए के बराबर आपने अपनी जमीन की कागज बैंक में जमा कर दिया, ठीक है ना? ये क्या है आपका? ये है आपका सिक्योरिटी। और लोन दिया आपको कितना? 80 रुपया, केवल 80 रुपए के बराबर लोन दिया। दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वही है मार्जिन। मार्जिन समझ आ गया? क्या है? जो सिक्योरिटी का वैल्यू है जो आप दिखाएंगे बैंक में, वो और वास्तव में जितना लोन देता है, वो दोनों के बीच का जो गैप है वही आपका क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो कितना है? यानी 20 रुपए के बराबर। तो आप 100 रुपया के बराबर का कोई संपत्ति उसको दिखाएंगे, जमा करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो केवल 80 देगा। अब मान लीजिए मनी सप्लाई अधिक है। अब देखिए, अब मनी सप्लाई अधिक है तो क्या करेगा? जानते हैं जो बीच का गैप है ना, अगर इसको 40 कर दिया, इसका मतलब क्या कि 100 रुपए के बराबर का कोई भी ऐसा सिक्योरिटी आप जमा करेंगे तो लोन आपको अब 80 नहीं मिलेगा, यानी 100 में से 40 घटा दीजिए तो आपको 60 ही रुपए के बराबर लोन मिलेगा। जमा किए सिक्योरिटी 100 रुपया, मिला 60 रुपया, गैप कितना है? 40। तो अपने आप यहां आपके पास पैसा पहले 80 था, अब कितना मिल गया? 100। पैसा कम हो गया, पैसा ही कम करना था। ये कब किया? जब मार्जिन को बढ़ा दिया तो पैसा कम हो गया, और पैसा अगर बढ़ाना है तो मार्जिन को घटा देगा तो पैसा बढ़ जाएगा। पैसा कब घटाया जाता है? जब इन्फ्लेशन होता है। पैसा कब बढ़ा जाता है? जब डिफ्लेशन होता है। इसी तरह से आप मार्जिन रिक्वायरमेंट का पहले परिभाषा आप दिखाएंगे उदाहरण के साथ, बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद जब पूछता है कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, उसमें कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट का, तो आप बता देंगे। दूसरा है मॉरल सुएशन। अब देखिए, ये इंग्लिश वर्ड सुएशन जो है ना आपका, ये जो इंग्लिश वर्ड सुएशन है, ये एक्चुअली इंग्लिश का एक वर्ड है परसुएशन, उससे लिया गया है। और परसुएशन का हिंदी अर्थ है पीछा करना, यानी पीछा करेगा। यहां देखिए क्या लिखा? मॉरल है, यानी लीगली नहीं, कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा जैसे अभी तक किया था।
लीगली करेगा, नहीं, मॉरल नैतिक रूप से करेगा, पीछा करेगा। किसका पीछा करेगा? कमर्शियल बैंक का भी पीछा करेगा। पैसे को बढ़ाना है तो, पैसे को घटाना है तो। कैसे? तो जितने भी कमर्शियल बैंक के हेड्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका मीटिंग करेगा, बार बार उनको समझाएगा। इन्फ्लेशन है तो बोलेगा भाई साहब थोड़ा सा आप पैसा कम मार्केट में डालिए, कम लोनिंग करिए, ऐसे समझाएगा। ठीक है, समझाने में तो मान लीजिए कोई ऐसा तो नहीं तो नहीं समझा तो कुछ जबरदस्ती करना है, लीगल कार्रवाई नहीं करेगा, नहीं करे तो समझाया। ठीक है, साथ ही साथ मान लीजिए उससे काम नहीं बना, तब फिर क्या करेगा? फिर बार बार उनकी मीटिंग करेगा, बार बार उनको बुलाएगा, उनके बीच में बार बार जाएगा, बार बार ऑडिट करेगा। ठीक है, ऑडिट तो उसका रेगुलर कार्यक्रम होता है आरबीआई का, कमर्शियल बैंकिंग, तो उसको थोड़ा बढ़ा देगा। इसका मतलब लोग सजग हो जाएंगे, नहीं यार सर तो बोले थे कि थोड़ा क्रेडिट कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई कम करना है, या मनी सप्लाई अधिक करना है। इस ढंग से नैतिक जितने भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा, और उनकी मीटिंग के साथ साथ ये कहेगा कि मनी सप्लाई या तो बढ़ाइए या तो कम करिए। ऐसे किसी भी उपाय को हम मॉरल सुएशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट रोशनिंग। जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री में मॉनेटरी स्ट्रक्चर इस हद तक गड़बड़ हो गया है, या तो मनी सप्लाई के बढ़ जाने से या मनी सप्लाई के घट जाने से, और तमाम उपाय किया लेकिन नहीं काम बन रहा है, तब जानते हैं क्या करेगा? सीधी से कह देगा कमर्शियल बैंक को, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, देखो भाई इस महीने में 1 करोड़ से 1 रुपया भी अधिक आप लोन नहीं देंगे। बना दिया राशनिंग, कोटा तैयार कर दिया। राशन यही ना होता है, राशन में आप जितना गेहूं चाहिए चीनी चाहिए उतना थोड़ा मिलता है, कोटा होता है कि हर व्यक्ति को इससे अधिक नहीं मिलेगा। इसी तरह से कोटा निर्धारित कर देगा कि इससे अधिक लोन आपको नहीं देना है। या मान लीजिए कि पैसा बढ़ाना है तो बोलेगा कि देखिए भाई इस महीने में 2 करोड़ से कम लोन नहीं देना है, भले अधिक हो जाए, तो लिमिट तय कर दिया। तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट राशनिंग, और इसका उपाय आप अब तक जान गए होंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ये तो बहुत पॉपुलर है और इस समय तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, करिए यार इसकी तनख्वाह तो मात्र 20 रुपया पर मंथ है, इसके पास गाड़ी भी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी है, रंगीन टीवी भी है, सब कुछ है, कहाँ है? तो आजकल भारी भरकम सामान जो कंज्यूमर्स हैं हम लोग कैसे खरीदते हैं? लोन से खरीदते हैं, सीधी सी बात है, ईएमआई पर खरीदते हैं। इसमें क्या करते हैं? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक बाइक खरीदनी है या स्कूटी खरीदनी है 1 लाख की, तो वो बोलते हैं ठीक है भाई आप डाउन पेमेंट 10,000 रुपए दे दीजिए, बाकी का हम लोनिंग कर देंगे और आपका ईएमआई इतना इतना होगा। हर महीने आप भी सोचेंगे हाँ यार इतना तो हम जुगाड़ कर ही सकते हैं, आप खरीद लिए। अब देखिए, तो आप भारी भरकम यानी कार, टीवी, यहाँ तक कि घर, ये सब चीजें जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं तो बिना लोन का तो खरीदते नहीं है। यही इस्तेमाल करेगा टूल्स के रूप में कौन? आरबीआई। अब देखिए से, मान लीजिए ऐसे कंडीशन में अब सभी लोग खरीदने लगे तो बैंक को लोन देना पड़ता है ना, और लोन से ही पैसा क्या है मार्केट में अधिक आ गया, अभी तक हम लोग यही देखे। तो ऐसे कंडीशन में अगर पैसा अधिक आ गया तब आरबीआई क्या करेगा? पैसे को कम करेगा और हथियार लिया इसी को, क्या? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो बैंक जो तमाम लोन दे करके सबको ईवी, टीवी, कार सब कुछ दे दिया है ना, तो लोन से पैसा जब मार्केट में अधिक हो गया तो पैसा कम करेगा कैसे? तुरंत डाउन पेमेंट बढ़ा देगा। अब आप सोचेंगे अरे यार पहले तो 2-4 हजार में काम हो जाता था, 20,000 रुपया तो नहीं है हमारे पास, तो आप नहीं खरीदेंगे कार, नहीं खरीदेंगे गाड़ी। और दूसरी बात, जो रिपेमेंट का कंडीशन है लॉन्ग टर्म ना देकर बोले कि नहीं भाई 10 साल में नहीं जमा करना है, 2 साल में जमा करेंगे, अपने आप सरेंडर आप बोल देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा जब मनी सप्लाई बढ़ाना है तो डाउन पेमेंट और कम कर देगा, और रिपेमेंट करने का जो ड्यूरेशन है वो लंबा कर देगा। इस ढंग से वो आपका रेगुलेट कर देगा किसको? कंज्यूमर क्रेडिट को, यानी पैसे को।
लास्ट है डायरेक्ट एक्टिंग या डायरेक्ट एक्शन। मान लीजिए तमाम उपाय किया फिर भी कमर्शियल बैंक नहीं माना, देश की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, श्रीलंका की तरह हो गई या पाकिस्तान की तरह हो गई, तब ऐसे कंडीशन में सीधा सीधा उपाय करेगा। तमाम उपायों में से 3 उपाय हमने चुना है, उसको आप दिखाते हैं आपको। पहला है कि टू रिफ्यूज रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? दोबारा लोन देना, है ना। तो ये एक टूल है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टूल है और इस टूल का इस्तेमाल 2 बार भी करते हैं। जैसे आपने एक बार लोन लिया तो दोबारा भी लोन ले सकते हैं, यानी पैसा आपको चाहिए, एक ढंग से आप कर्ज ले रहे हैं, मना कर देगा, नहीं देंगे, कुछ भी करो नहीं देंगे, तो क्या आपके पास पैसा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप लोन कहां से देंगे? दूसरा है एकदम डायरेक्ट, ये तो इसलिए बोला कि इनके पास हथियार है, टूल्स है ना, कोई लेटर के फॉर्म में, तो ताव में रहेंगे, अरे नहीं हम हमारे पास तो है, आप दीजिए, तब भी नहीं देगा। अब क्या करोगे? अब ऐसे कंडीशन में तो जबरदस्ती तो लोन दोगे नहीं, अपने आप पैसा कम हो जाएगा। दूसरा है सीधे आप किसी भी तरह से लोन लें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आरबीआई एकदम मना कर देगा, हम आपको देंगे ही नहीं, एकदम बिल्कुल साफ साफ। आप चाहे दिवालिया हो जाइए, चाहे बैंक बंद कर दीजिए, नहीं देंगे। दूसरा है टू इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टी, और फिर भी नहीं माने, लालच में पड़ करके आप लोन देते चले गए, तो क्या करेगा? जबरदस्त पेनाल्टी लगा देगा, खूब ढेर सारा पैसा आपके ऊपर पेनाल्टी के रूप में डाल देगा, अपने आप बंद कर देंगे आप। इसी तरह से और भी उपाय है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया सीधा आपको मना कर देगा भाई कि आपको मनी सप्लाई एकदम नहीं बढ़ाना है या आपको बढ़ाना है, उसमें कोई सुझाव बुझाव नहीं। इस ढंग से आपने देखा कि सेंट्रल बैंक के A to Z जितने भी काम होते हैं सबको हम लोगों ने आज अध्ययन किया। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।